अफ्रीका में भाई सही बताऊं आपको, सब कुछ मिक्स चल रहा है। शादीशुदी कुछ भी नहीं है, कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है, कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या है इस टाउन के अंदर, एक ही तो रिजॉर्ट है, इतने गोरे क्यों आते हैं? तो फिर उसने धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि यहाँ पर जो लड़कियां आप देख रहे हो ये वॉलंटियरिंग करने आती है और साथ में इनका मकसद रहता है कि यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो जाए लोकल बंदे से। जैसे एक कंट्री है गाम्बिया, उस कंट्री के अंदर क्या है कि जैसे जो 80 साल 90 साल की लेडीज है यूके के अंदर, तो वहां से आती है उस कंट्री के अंदर सिर्फ सेक्स टूरिज्म के लिए। श्रीलंका भाई मैं 1 महीने रहा हूँ। आपने देखा लोग उन्हें वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं वहाँ पे रावण की? नहीं, कहीं पे मैंने ऐसा नहीं देखा कि रावण को भगवान मानते हैं, ना उनको ज्यादा राम भगवान के बारे में पता है। तो दोस्तों स्वागत है एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड भी होने वाला है ट्रैवल थीम पे और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हर्ष सिद्धू भाई। ये एक ट्रैवलर हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पर ये 28 कंट्री घूम चुके हैं और इन्होंने लगातार 1 साल अफ्रीका में बिताया है, जिसमें इन्होंने 16 कंट्रीज कवर करी। बहुत ही यूनिक बात है। आज अफ्रीका के बारे में तो जानेंगे, और भी कंट्रीज की बात होगी। तो सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। स्वागत है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। बड़े आप शांत मिजाज के हो और बहुत ही काम और कंपोज्ड पर्सनैलिटी है। अब देख के समझ आ रहा है कि आप कैसे अकेले घूम लेते हो, 1-1 साल अफ्रीका जैसी कंट्रीज में रह लेते हो। भाई पहले से ही ऐसे हो या आप वहाँ रह के सहम गए थोड़े? पहले ही ऐसा नहीं था भाई, मैं सही बताऊं 1 साल अफ्रीका में जब से मैं रहा हूं उसने मेरे को काफ़ी चेंज कर दिया। मैं पहले थोड़ा अग्रेसिव हुआ करता था, लेकिन अफ्रीका में रहकर आप मतलब इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है, आपको इतनी प्रॉब्लम होती है, तो आपको ऐसा हो जाता है कि आपका जो पेशेंस लेवल बढ़ जाता है और आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना आ जाता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ बोल रहा है, आपको कोई गाली निकाल रहा है, बस आपको ठीक है कि सुनते जाओ, क्या हुई होगा ज़्यादा से ज़्यादा। भाई जब बंदा ट्रैवल करता है ना तो वो थोड़ी रिसर्च करता है, यार मैं पहले इस कंट्री में जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे ये करूंगा। तो आपने ऐसी क्या रिसर्च करी जो आपको अफ्रीका में अट्रैक्ट कर लिया, आपने वो क्यों चूज किया? सही बताऊं भाई, जब मैं घर से निकला था ना, मैं मन बना के गया था कि मैं 30 मार्च को निकला था पिछले साल और तंजानिया गया था। मैं सबसे पहले मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को किसी कंट्री का वीज़ा ना मिले, चाहे मेरे को अफ्रीका में कहीं और जाना पड़े, मैं 1 साल रुकूंगा यहाँ पर पक्का। तो वही चीज़ मैंने फोकस की। मेरा बीच में ऐसा भी हुआ कि मैं निकलता हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, मेरा मन भी नहीं लग रहा था। फिर मैं दोबारा तंजानिया आया 6 महीने के बाद। वहाँ पर एक आइलैंड है जांजीबार, वहाँ पर मैंने 1-1.5 महीना बिताया, आराम से रिलैक्स किया और फिर दोबारा मैंने ट्रिप वहीं से कंटिन्यू की। तो भाई शुरू करते हैं, थोड़ा अफ्रीका को समझते हैं कि वहाँ पे आप जैसे 16 कंट्रीज गए, क्या कर रहे थे आप, क्यों गए वहाँ पर? बेसिकली भाई मेरे पास इतना ज़्यादा बजट नहीं था, मैं मतलब कि कोई अमीर घर से हूँ नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं वॉलंटियरिंग वाला ऑप्शन लेता हूँ। एक वेबसाइट है वर्कअवे नाम की, तो उसमें क्या होता है कि आप होस्ट ढूंढ सकते हो जिन्हें थोड़े बहुत काम की ज़रूरत है, जैसे कि जिनकी कोई छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो उनको लोग चाहिए जो उनसे पैसे डिमांड ना करें, और वो आपको रहने और खाने की जगह दे देते हैं और उसके बदले आपको उनके लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो लगभग मैंने हर कंट्री में अलग अलग टाइप के काम किए और बहुत ज़्यादा अलग अलग रिजॉर्ट रहते हैं वहाँ पर, उनके अंदर काम किया, जैसे कि गेस्ट को अटेंड करना रिजॉर्ट के अंदर, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। मोजाम्बिक के अंदर मैंने एक मैरीन सेंचुरी के अंदर काम किया। वहाँ पर मेरा काम होता था कि मेरे को स्कूबा किट पहनकर नीचे जाना है पानी के अंदर और वहाँ पर जो कोरल्स होती है उनको चेक करना, उनकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है, वहाँ पर कौन सी टाइप की फ़िश आपको देखने को मिलेगी, तो वो मेरे को नोट करके उनको देना होता था। काफ़ी इंटरेस्टिंग काम मिल जाते हैं आपको और आपका कुछ भी खर्चा नहीं तो लगता जाने है। से पहले आपका डिसाइडेड था कि आपको ये काम करना है, वहाँ पे ऑलरेडी प्लान था सारा आपका आइटिनरी? हाँ, जैसे कि 2 कंट्री तंजानिया और मलावी का मेरा पहले से प्लान था। बाकी धीरे धीरे मैंने जैसे जैसे कंट्री में आगे गया तो मैंने प्लान करता गया, क्योंकि आपको पता है भाई मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, तो मैं ज़्यादा लंबा प्लान कर नहीं सकता हूँ, क्या पता कौन सी कंट्री मुझे वीज़ा दे ना दे। तो इसीलिए थोड़ा ही सा प्लान रखता हूँ मैं, महीने 2 महीने का, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप प्लान बन जाते हैं। तो वीज़ा आपका अफ्रीका का जहाँ गए थे तांजानिया में आसानी से लग गया था वीज़ा? हाँ, तंजानिया का, मलावी का, इनका आसानी से लग गया था, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे तो को। कितना टाइम लगता है, मतलब कितने टाइम का मिलता है वीज़ा और कितना लंबा प्रोसेस है? लगभग जैसे अफ्रीका में क्या है कि आप पहले अप्लाई करते हो 1 महीने का मिलता है, फिर आप 2 महीने और एक्सटेंड करवा सकते हो। अच्छा, तो लगातार 1 साल रुकने के लिए फिर आपको वहीं उसी कंट्री से अगली कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। ओके। तो भाई
स्ट्रेट अप शुरू करते हैं, सबसे यूनिक चीज़ जो आपने किसी भी कंट्री में नोटिस करी हो, जो जैसे बीइंग एन इंडियन आपको पता ही नहीं था कि भाई दुनिया में ये भी चल रहा है, वो बताओ। मैं तंजानिया के बाद मैं गया मलावी में भाई, और मलावी में मैंने एक रिज़ॉर्ट के अंदर वॉलंटियरिंग करनी स्टार्ट की। और लेकिन उस रिज़ॉर्ट के अंदर जगह नहीं थी वॉलंटियरिंग के लिए, लेकिन वो कहते हैं अगर आप कहीं बाहर रुक जाओगे और फिर आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो, हम आपको जगह प्रोवाइड नहीं करवा मतलब आपको रिजॉर्ट में रूम वूम नहीं देंगे रहने का, आप बाहर रहो और आके यहाँ काम कर लो। करो। मेरा काम था उनका सोशल मीडिया हैंडल करना, उनका रूम था। तो बाहर मेरे को एक बंदा मिला जो उसी के रिजॉर्ट के अंदर बार में काम करता था। तो उसने बोला कि हाँ भाई मेरे घर के अंदर एक रूम खाली है, तुम रेंट पे ले लो। और उसका रेंट कुछ भी नहीं था भाई, 1 महीने के अंदर मुझे सिर्फ $30 देने थे, $30 बस। $30 कितने हो गए? 2400 लगभग 2500 रुपये, 2400-2500 रुपये 1 महीने के। तो मैंने कहा सही है, डील है, अच्छी डील है, और मेरे को लोकल लोगों के साथ रहने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को उन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बताया। जैसे जैसे मैंने उनका अच्छा दोस्त बन गया, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि भाई अब मैं वहाँ पर देख रहा था कि बहुत से गोरे आ रहे हैं। उस टाउन में एक ही रिजॉर्ट था, वो सिर्फ बिल्कुल छोटा सा रिजॉर्ट था। वहाँ की एक लेक है, मलावी लेक, उसके बिल्कुल किनारे पे बना हुआ था वो। और फिर मैं उनसे पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या है इस टाउन के अंदर, एक ही तो रिजॉर्ट है, इतने गोरे क्यों आते हैं? तो फिर उसने धीरे धीरे मुझे बताना शुरू किया कि यहाँ पर जो लड़कियाँ आप देख रहे हो ये वॉलंटियरिंग करने आती है, और साथ में इनका मकसद रहता है कि यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो जाए लोकल बंदे से, ब्लैक अफ्रीकन। वाइट लड़कियां आ रही हैं और वो ब्लैक्स के साथ प्रेग्नेंट होने के लिए, सिर्फ उसी के लिए आ रही हैं वो। और वो आती क्यों है, धीरे धीरे उन्होंने बताया कि आजकल जो है ना कि जैसे अपने को अपनी स्किन पसंद नहीं आती, अपने को वाइट स्किन पसंद आती है, और वाइट को क्या है कि आपको ब्राउन स्किन पसंद आती है। तो वो लड़कियां क्या सोचती है कि उनके दिमाग में एक इमेज बन गई है कि मेरा बच्चा ऐसा हो जो ब्राउन स्किन हो, करली हेयर हो और ब्लू आइज़ हो उसकी। और वो तभी पॉसिबल है, आप कोई और स्किन के साथ प्रेग्नेंट होगे तभी पॉसिबल है। तो वो लड़कियां स्पेशली उस चीज़ के लिए वहाँ पर आती है। और जिस बंदे के साथ मैंने रेंट पे ले रखा था उसके खुद के 5 बच्चे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। अच्छा, उसके खुद के। पहले तो उसने मुझे ये चीज़ नहीं बताई थी, उसने मेरे को फ़ोटोज़ भी दिखाई अपने बच्चों की। जैसे इटली में उसका एक बच्चा था, एक यूके में, और वो लड़की कुछ कई बार उसको यूके में बुलाती भी है अपने बच्चे से मिलने के लिए। अरे वाह, मतलब फ्लाइट वो देती है? हाँ, खुद सब पैसा, और आज भी उनको पेमेंट दे रही है वो। जैसे वो बोल देते हैं कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लड़कियाँ वहाँ से उनको पैसे भी भेजती है। और जितने भी लड़के मेरे को उस टाउन में मिले, सब लड़कों के साथ कोई ना कोई लड़की प्रेग्नेंट थी, हर एक बंदे के साथ। तो कुछ ऐसा भी है कि उनके जीन्स कह लो बहुत ज्यादा तकड़े हैं वहाँ के अफ्रीका के लोग, जैसे होता है कि भाई मतलब वो वाला जो गांव है जहाँ आप गए थे वो ज्यादा और भी ज्यादा कुछ ऐसा था कि तगड़े थे? हाँ, शायद हो सकता है भाई, यही रीज़न हो। लेकिन क्योंकि आप अपने को इंडियंस को भी यही लगता है ना कि अफ्रीकन्स के जीन जो है बहुत ज़्यादा तकड़े हैं, और मतलब कि एक डिफरेंट वे में साइज बहुत लंबा है। साइज बहुत लंबा है। और पता है क्या कि लड़कियां वैसे बोल देती है, आजकल आप छोटी बड़ी रील वगैरह देखते हैं, उसमें क्या होता है कि साइज डजंट मैटर ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं खुद लड़कियों से बात किया, यूरोपियन से, जो आपकी अच्छी फ्रेंड बन जाएगी, वो आपको बताए कि हाँ साइज मैटर करता है। अच्छा जी। नहीं तो अगर साइज मैटर नहीं करता था वो चाइना क्यों नहीं जाती, थाईलैंड क्यों नहीं जाती था वो चीज़ भी। हाँ, तो अफ्रीका में एट द एंड मैटर करता है। एट द एंड मैटर करता है। और अगर मतलब कि लड़कियां यही बताती है आपको कि अगर आपको यूज़ करना भी आना चाहिए, अगर आपका साइज़ बड़ा नहीं है तो आपको यूज़ करना आना चाहिए। और अफ्रीका में अगर किसी को यूज़ करना भी नहीं आता है तो उनका साइज़ पहले से बड़ा है, तो उनको ज़रूरत भी नहीं है सीखने की। और वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ भाई, उसी पे। और बहुत सी लड़कियां उनके साथ ऐसी थी कि जो सच में अटैच भी हो जाती है और उन लड़कों को लेकर भी चली जाती है, जो सिर्फ आती प्रेगनेंसी के लिए है, लेकिन फिर उनको ज़्यादा ही पसंद आ जाए, कुछ लव वगैरह हो जाए तो उनको लेकर भी चली जाती है। वीजा वगैरह वही लगाती हैं, वही स्पॉन्सर कर देती हैं। खुद स्पॉन्सर कर देती है। और उनको यही चाहिए भाई, वो वहाँ पर क्यों रहना चाहेंगे, इतनी मुश्किल लाइफ है वहाँ पर, पीने को पानी नहीं बुरा है, हाल है वहाँ तो। बुरा हाल है, खाने को खाना नहीं है, तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी बाहर चला जाऊँ उनके बट साथ। भाई ऐसे टाउन में वहाँ की लोकल लड़कियाँ क्या करती हैं? वहाँ पे लोकल लड़कियाँ वो शादी वादी करते हैं लड़के उनसे, क्या रहता है? अफ्रीका में भाई सही बताऊं आपको, सब कुछ मिक्स चल रहा है, शादीशुदी कुछ भी नहीं है। कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है, कोई किसी के साथ सेक्स कर रहा है।
और लड़कियों की बात मैं बताता हूँ भाई, वहाँ पर कुछ गोरे भी आते हैं, लौंडे। हाँ लौंडे आते हैं, और वो उन लड़कियों के साथ भी चले जाते हैं, उन लड़कियों को भी लेकर चले जाते हैं। पर ज्यादा यार ये लड़कियां ले जाने का कल्चर पहली बार सुन भाई रहा हूँ। पहले तो एज अ स्लेव ले जाते थे, पहले तो स्लेवरी थी। कुछ लोग आएंगे लेके चले जाएंगे भाई। लेकिन आप जो स्लेव वाली आपने बात बोली, वो स्लेव ही है आज के टाइम, उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है आज के दिन। मतलब जैसे आप बता रहे हो कि वो प्रेग्नेंट होने आ रहे हैं, तो तब उनको स्लेव थोड़ी कंसिडर करते होंगे, तब तो उनसे जैसे अटैच भी हो गए या कुछ हो गए, या सिर्फ उनका एक ही काम है कि आप बस सेक्स करो हमारे साथ, बाकी आप दूर रहो ये हमसे। सिर्फ बिजनेस है भाई एक तरीके का, मतलब ये उनके लोकल लोगों को पता है कि वो लड़कियां आ रही है इसीलिए आ रही है, हमें पैसा मिलेगा, उनकी अटैचमेंट नहीं है इतनी, कोई खुद को लड़की की हो गई। जो लेके जा रही हैं अपने साथ और साथ ही रख रही हैं, तो उस वे में तो रिस्पेक्ट सही होगी ना। हाँ फिर उनकी रिस्पेक्ट सही है, लेकिन फिर वो क्या है कि अब देखो एक अफ्रीकन बंदा एक अफ्रीका में रहा हुआ, अब उसको बाहर वहाँ चली गई, वहाँ पे तो 100 ऑप्शन दिखेंगे भाई, वो उस लड़की के साथ क्यों रहेगा। मेरी कुछ ऐसी दोस्तें भी मेरी बनी हैं जिनका रिलेशनशिप था उन लड़कों के साथ, और जब वो उनको वहाँ लेकर गई उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। मेरी खुद की अच्छी दोस्त है, मेरी आज भी उससे बात होती है, इटली की वो लड़की है, वो खुद बताती है मुझे कि मेरा अच्छा रिलेशन था, वो जब मैं यहाँ थी मेरे साथ अच्छा बिहेव करता था, बहुत अच्छे से मेरे साथ रहता था, लेकिन जब मैं वहाँ उसको लेके गई ये टोटली चेंज हो गया। वहां जाकर खुल गया वो, खुल गया, मतलब और ऑप्शन मिल गए। मिल गया उसे। भाई लड़के हर जगह सेम ही तो है, देख। हाँ हाँ, सही बताऊं लड़के हर जगह सेम है भाई, कोई भी कंट्री में आप चले जाओ आपको ऐसा लगता है कि अलग होंगे, वहाँ यूरोपियन ऐसे कल्चर में बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, लगभग सारे। बट भाई वहाँ पर ये कुछ चीज, ये आपने कि ये जो पर्टिकुलर स्टेट बताया वहीं पे हो रहा है ना ये चीज की लड़कियां वहाँ पे आ रही हैं, वहाँ पे आ रही है। हर जगह थोड़ी, साउथ अफ्रीका में अफ्रीका में ये सब चल रहा है, हर स्टेट में थोड़ी हो रहा है। हाँ मतलब कि मैं तंजानिया में भी गया हूँ, तंजानिया में जो जांजीबार आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वहाँ पर वो तो शायद पार्टी आइलैंड है। हाँ पार्टी आइलैंड है एक तरीके से, ज़्यादातर लोग वहाँ पर पार्टी करने ही जाते हैं, वहाँ की बीच वगैरह बहुत सुंदर है। तो वहाँ पर मैंने ये नोटिस किया कि ये काम चल रहा है, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बातें मैंने इतनी ज़्यादा नहीं सुनी, क्योंकि उस आइलैंड पे भी मैं 1 महीना रुका हूँ, खुद रुका हूँ। और ये जो लड़की आती हैं ये मतलब टॉप नॉच अमीर लड़कियां हैं वहाँ की, बाहर की, या फिर नॉर्मल घरेलू लड़कियां हैं कि भाई ज्यादा मिडिल क्लास है थोड़ी, ऐसा कुछ? सही बताऊँ मिडिल क्लास होंगी वो लड़कियाँ, क्योंकि मेरे को कोई ज़्यादा अमीर लड़कियां मिली नहीं, और वैसे भी आप गोरे में आप इतना पता नहीं लगा सकते हो कौन ज़्यादा अमीर है और कौन गरीब है, क्योंकि अगर कोई यंग लड़की है ना तो उनके पेरेंट्स तो उनको पैसे देते नहीं है, हो सकता है कि उनकी फैमिली अमीर हो लेकिन उनको खुद ही सर्वाइव करने के लिए खुद ही कमाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ पता नहीं लगा सकते कि अच्छे घर से है या बेकार घर से है। हाँ पता नहीं लगा सकते। भाई जैसे आपकी फ्रेंड ने बताया आपको कि भाई साइज मैटर करता है, और क्या क्या चीजें बता रखी, क्या थिंकिंग होती है लड़कियों की, और इंडियंस को लेके क्या सोचती हैं, थोड़ा बताओ यार सही बताऊँ ना, अब इंडियंस के बारे में उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई कि पहली बात तो गोरे क्या सोचते हैं इंडियंस के बारे में, ये सोचते हैं कि इंडियंस बहुत बुरे स्मेल मारते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी भाई ये स्मेल। तो आपने ये बहुत सुना है, ये तो जितनी भी कंट्रीज में हम घूमे हैं ये तो सुनने को मिल जाता है हाँ कि इंडियंस की, ये जितने भी हम ट्रैवलर से मिले वो यही कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर स्मेल है। हाँ इंडियंस की एक पर्टिकुलर स्मेल है और वो आती रहती है हर इंडियंस के अंदर, और यही ज़्यादातर सुनने को मिलता है। और जो है इंडियन खाने के बारे में वो बड़ा मजाक बनाते हैं भाई। अच्छा। सही बताऊं, बड़ा उनको टेस्टी लगता है, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हम इंडियन खाना आज खा रहे हैं ना तो तभी हम खाते हैं कि कल हम फ्री हैं, क्योंकि कल हम टॉयलेट पे ही बैठे रहेंगे इंडियन खाना खा के। अच्छा। क्योंकि अपन मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इस वो उनको आदत नहीं होती है इतने मसाले वगैरह खाने की, इसलिए। और क्या सोचते हैं, मतलब हैंडसम लगते हो ना इंडियन, या ऐसी भाई कि भाई या तो गोरा ही चाहिए या सिर्फ बिल्कुल काला ही चाहिए, ऐसा कुछ है? सही बताऊं यार, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, मतलब कि हाँ इंडियंस उनको हैंडसम लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इंडियंस लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हो। सबसे ज़्यादा लड़की पे यही इम्पेक्ट करता है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या है। और मैंने जो नोटिस किया है कि लड़कियों को यार सही बताऊं पता चल जाता है कि आपके वाइब से, आपके बिहेवियर से, आप किस तरह उसके साथ पेश आ रहे हो, आपकी नज़रें कहाँ हैं, ठीक है, उनसे उनको पता चल जाता है। तो लड़की पहले ही समझ जाती है। और अगर आपको सच में कुछ लड़की वगैरह वाला सिस्टम चाहिए तो आपका एटीट्यूड आपको अच्छा रखना पड़ेगा और आपको ईगो बिल्कुल ना हो।
लड़की को वही लड़का पसंद आता है जिसके अंदर बिल्कुल भी ईगो ना हो, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। मोस्टली क्या है, मैं खुद ऐसा होता था क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी में पले बड़े, अपने अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, आप रेसिस्ट है, सेक्सिस्ट है, और बंदे की बॉडी शेमिंग बड़ी ज़्यादा करते हैं, आप कोई मोटा है तो उसका बड़ा मजाक बनाते हैं। तो ऐसा आपको अगर कोई यूरोपियन गर्लफ्रेंड चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। भाई इंडियंस में ये भी तो है ना कि अगर वो जाकर किसी फॉरेनर को अप्रोच भी करते हैं तो वो तुरंत चाहते हैं कि फटाफट चीजें हो जाए, वो घुस जाते हैं। हाँ, सटल तरीके से काम नहीं करते, पूरा घुस जाएंगे भाई, अभी दे। ये चीज देखी है मैंने। उसमें क्या है कि अगर कोई लड़की इंडियन से बात भी कर लेती है ना तो उन्हें लगता है ये तो देगी अब ये देगी, इसलिए इसी स्माइल आ गई। पर ऐसा नहीं होता है भाई, मतलब कि अपने इंडियंस के इमेज ही ऐसी है कि गोरे तो लेने देने की उनको परवाह नहीं है, वो किसी को दे देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, मैं सही बताऊं, जितनी लड़कियां मेरे को मिली है वो थोड़ा बहुत तो नेचर, थोड़ा बहुत तो देखती है। ऐसे थोड़ी है किसी को भी चलते हुए को कहेगा आ जा भाई चले। तो आपके हिसाब से ऐसे इंडियंस यही गलती कर रहे हैं कि वो भाई पीछे ही पड़ जाते हैं, और भी कोई गलती कर रहे हैं कि भाई ये चीज अगर वो ठीक कर ले तो भाई फिर भी चांसेस अच्छे हैं कि अगर वो जेन्युइनली किसी गोरी को पटाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं? मैं सही बताऊं, अगर आपको गोरी के साथ सेटिंग करनी है तो आप एटीट्यूड चेंज करो और एक थोड़ा सा उसे इग्नोर करो। पूरी अपना जो टेंशन है उसके ऊपर मत घुस जाओ। अगर थोड़ा बहुत उसको इग्नोर करोगे तो उसको जब ऐसे फील होने लग गया ना कि मैं मैटर ही नहीं करती उसके लिए, तब वो लड़की भाई वैसे ये गोरी नहीं, ये हर लड़की के लिए लागू है मेरे हिसाब से। बेसिक, ये तो बेसिक चीज है। पूछ का बाल भी नहीं बनना चाहिए। हाँ, ये सही बात भाई है। कमिंग बैक टू अफ्रीका, और थोड़ी यूनिक बातें बताओ, जैसे आपने ये वाली बताई, और कैसी कैसी गरीबी देखी आपने, क्या हो रहा था वहाँ, क्या माहौल था, लोकल लोग क्या सोचते हैं, कैसी दिनचर्या रहती है वहाँ, रूटीन क्या है? सही बताऊं भाई, मैं लगभग आपने जैसे बताया 16 कंट्रीज़ में मैंने विज़िट किया है, वेस्ट अफ्रीका की और ईस्ट अफ्रीका की। सही बताऊं, वेस्ट अफ्रीका जो है थोड़ा डेवलप है, और अगर आप कंपेयर करोगे, मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ लोगों को ऑफेंड भी हो सकती है, कीनिया, तंजानिया वगैरह आप कंट्रीज़ देखोगे, जैसा माहौल इंडिया में है वैसे ही उतनी लेवल पे है वो कंट्री। हो सकता है कि 5-6 साल पीछे हो अपने से, लेकिन उस लेवल पे आने लग गई है। लेकिन वेस्ट अफ्रीका का हाल इतना ज़्यादा बुरा है भाई, आप सोच ही नहीं सकते। अगर आपको 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आपको 24 घंटे लग जाएंगे। रोड नहीं है, बसेज ऐसी है जहाँ पर सिर्फ लोहा है बस के अंदर, कोई रबड़ वगैरह कुछ भी नहीं है कहीं पे भी, और इतनी गंदी रोड, आप लोहे से ऐसे टकरा रहे हो, बुरा हाल है। 24 घंटे आपको ना नींद आएगी, और गरीबी इतनी है कि भाई आप 1 रुपये का सिक्का भी फेंक दोगे ना तो 50 लोग उसको उठाने आ जाएंगे। इतनी ज़्यादा गरीबी है, आप सोच नहीं सकते हो। मतलब कि उनका खाना देखोगे, सब लोग यहाँ पर इतना गंदगी पड़ी है, यहीं पे खाना बन रहा है, सब कुछ हाइजीनिक वगैरह। क्या खाते हैं वो? बीफ सबसे ज़्यादा खाते हैं भाई, सही बताऊं, और चूहे वगैरह तो इतने कॉमन है इन कंट्रीज़ में, मतलब चूहे खाना कॉमन है बिल्कुल, चूहे खाना। और ऐसे भी नहीं है कि जैसे मीट वगैरह लोग खाते हैं तो उसकी स्किन वगैरह उतार के मीट खा रहे हैं। चूहे में क्या है कि बालों के साथ ही उसको तेल में तला और सीधा ही खा गए, थोड़े से नमक के साथ। अच्छा जी, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि बाल के साथ बंदा कैसे खा सकता है, ऐसे पूंछ पकड़ के ऐसे खा जाते हैं। क्रेजी भाई, बहुत। बिल्ली वगैरह भी नहीं छोड़ते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह। भी खा जाते हैं भाई, ये तो अलग ही चीज है यार। बिल्ली, कुत्ते, कुछ भी मिल जाए यार, उनके पास खाना ही कोई नहीं है ना कुछ। अब आप सोच के देखो, अगर ऐसे हालात कहीं और भी होते तो वो लोग भी ऐसा ही कर रहे हो। भाई आपने कैसे सरवाइव किया ऐसी जगह पे? मैंने भाई बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया। जब मैं अफ्रीका गया था ना, मेरा वेट हुआ करता था 80-85 के आसपास। जब मैं वापस आया हूँ अफ्रीका से 1 साल के बाद, मेरा वेट 67 था। 20 किलो कम हो गया। हाँ, 20 किलो वेट। और उसमें क्या है कि मैं सिर्फ चिप्स, वो अफ्रीका में बोलते हैं फ्रेंच फ्राइज को, तो वो मैं चिप्स खा के सरवाइव किया है यार मैंने, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सिर्फ आलू जो ऐसी चीज़ है आपको मिल सकती थी, या फिर कोई खीरा वगैरह खा लिया, कुछ वेजिटेबल खा ली। प्रोटीन वगैरह के लिए तो मैं अंडे खाना पड़ता था मेरे को, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो अंडे भी नहीं खाता था मैं, लेकिन खाने पड़ते थे वहाँ थोड़े बहुत प्रोटीन के लिए। तो भाई जैसे वहाँ पे इतनी गरीबी है और वहाँ लोकल लोग के पास खाने को नहीं है और आप उन्हें दिखते हो, तो वो आप पे लूट पाट और ऐसी कोशिश नहीं करते कि भाई पैसा निकालो जेब से, या थ्रेटन करना, या आपके बैग में कुछ है चुरा लेना? ऐसा नहीं होता था? होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन मैं आपको पहले एक थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ। उसमें क्या होता है कि जैसे अपनी वाइट स्किन है ना, वो अपने से डरते हैं लोग। अच्छा। डरते इसलिए हैं क्योंकि अपने पे अटैक इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया
तो वो इसकी साइड लेंगे, क्योंकि अपने पास ज़्यादा पैसा है, अपनी वाइट स्किन है, तो उनकी पुलिस भी अपने को सपोर्ट करेगी। इसीलिए वो डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं आपके ऊपर, वो चोरी छुपे आप जब नहीं देख रहे हो ना तब आपका पैसा निकालेंगे। अच्छा। और मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने आपको मलावी में बताया, मैं जिस बंदे के साथ रेंट पे रह रहा था, जिसकी 5 गर्लफ्रेंड है या फिर जो भी मान लो, उस बंदे को मैंने खुद ने देखा है कि वो मेरे बैग से पैसे निकाल रहा था, और मैंने उसको देख भी लिया, फिर भी बोलता कि नहीं मैंने नहीं निकाले, मतलब देख लिया है मैंने उसको, और एक बार नहीं 2 बारी 3 बारी देखा है मैंने उसको। डिलीट होते हैं वैसे वो। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर आप ये बोलोगे ना उनको कि ये ले 50 रुपए और अपनी पैंट उतार दे भरी पब्लिक के अंदर, वो उतार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए इज्जत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब मैं आपको मलावी की स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ 2 लड़कियां थी, एक बेल्जियम की थी, एक नीदरलैंड की थी, वो मेरी अच्छी दोस्त है आज भी। तो मैं उनके साथ एक उसी टाउन के अंदर एक बार था, एक ही बार गंदा सा, मतलब उसमें सब लोग दारू पी के भंड हुए पड़े हैं, किसी को होश ही नहीं है। उस बार में मैं जाता था, तो उस बार में क्या होता था कि हम 3 ही गोरे हैं सिर्फ, और कोई है ही नहीं गोरा, सब लोकल लोग हैं। तो वो लाइन बना लेते थे, सबको लड़कियों पे ट्राई मारनी है। अब मैं उनके बीच में फंस जाता था कि मेरे पे कोई क्यों ट्राई मारेगा भाई, सब लड़के हैं। तो वो सबसे पहले मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश करते थे, फिर उन लड़कियों पे आते। लाइन मारते थे। अच्छा, लाइन बना ली उन्होंने, क्यों से जाएंगे भाई 15-20 लड़के मुझे दिख रहे हैं, लाइन बना रखी है, मैं उन लड़कियों को भी दिख रहे हैं वो। पर लड़कियों को क्या सिस्टम रहता है कि यूरोप की जो भी लड़कियां ना, उनको स्कूल वगैरह में यही सिखाया जाता है कि आपको नेचुरल रहना है, किसी के साथ रूड नहीं होना है। उनके कल्चर में ही नहीं है किसी के साथ रूड होना चाहिए, बंदा कितनी बदतमीजी क्यों ना करे उनके साथ। तो मैंने उन लड़कों को खुद को देखा है कि यार वो उनको टच कर रहे हैं, कभी पकड़ रहे हैं धक्के से, वो मना भी कर रही है फिर भी करे जा रहे हैं। आप सोच के देखो कि आपको कोई लड़की मना कर दे कि मेरे पास ना, तो आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, आप उसको देख भी लो दोबारा, कुछ नहीं भाई। और उस लड़के को मना किया, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरे को मना किया, चौथा आ जाएगा, लाइन लगी रहती है आधे घंटे। वो पहले मेरे साथ डांस करेंगे, मेरे को हिलाएंगे, फिर मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं आपके साथ कभी उस बार में नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तुम दोनों अकेले जाओ। सही बात है। तुम्हारी वजह से मेरे को भी इनके साथ नाचना पड़ता भाई है। ऐसा भी हो सका आपको पीट पाट दे। हुआ भाई, हमारी वहां पर लड़ाई भी हो गई है। कैसे, क्या हुआ कि एक बंदा कुछ ज्यादा ही उनके साथ अग्रेसिव हो रहा, तो मैंने उनको रोका, तो वो मेरे को धक्का दुक्का दिया। तो लेकिन क्या था, मेरे साथ वो लड़के थे जिनके साथ मैं रह रहा था वहाँ पर रेंट पे, तो उनकी आपस में लड़ाई होगी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बचाने की कोशिश की, उन्होंने सिर में बोतल फोड़ दी, पूरे बार में गंद हो गया, बहुत लड़ाई हुई यार वहाँ पर, मतलब कि खून खान निकल गया। और उन यूरोपियन लड़कियों ने आज तक कभी खून देखा नहीं था, वो वहाँ पर रोने लग गई और बुरा हाल हुआ। और एक स्टोरी मेरे को और याद आई है, जो आप बोल रहे थे ना कि पैसे चोरी करते हैं या नहीं करते हैं, तो वो 2 लड़कियां जो थी ना, वो उनको डर लग रहा था उस बार में जाने के लिए, तो उन्होंने अपना बैग जो है, वो गोरे यहाँ पर वाला वो बैग रखते हैं, तो उस लड़की ने मुझे बैग दे रखा था। जो लड़का मेरे साथ रह रहा था ना, मैं बाहर खड़ा था बाहर से, और वो लड़कियां अंदर डांस कर रही थी, वो भाग कर लड़का बाहर आया, वो बैग खोला, उसमें से पैसे निकाल कर भाग गया आपके सामने मेरे सामने ही। मेरे को ये है कि ये तो मेरे को जानता ही है ना, मैं उससे थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे सामने जिप खोल के पैसे निकाल के चला जाएगा। कोई और अननोन होता तो मैं उसको रोकता भी, वो पैसे निकाल के भाग के चला गया। फिर मैंने उस लड़की को बोला कि मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तेरे पर्स था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर मैंने उसको खुद पैसे दिए, और तभी मेरे को पता चला कि मेरे बैग से जो पैसे गायब हो रहे थे वो लड़का निकाल रहा था। बताओ, साथ भी रख रहे हैं, सामान भी चोरी कर रहे हैं। भाई ट्रस्ट तो कर ही नहीं सकते फिर तो। अफ्रीका में भाई आप सिंगल, मेरे को चाहिए रेसिस्ट मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, आप किसी भी सिंगल बंदे पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आप सोच के देखो यार, जिस जगह मैं 1 साल 4 महीने लगातार रहा हूँ, मेरा आज भी एक सिंगल दोस्त नहीं है। आपको लगता है कि कोई गोरा इंडिया में आए, वो 1 साल रहे, उसका कोई दोस्त नहीं बनेगा? हो ही नहीं सकता है यार। करेक्ट। उनको फायदा ही उठाना है, आपसे कोई मतलब ही नहीं। और भाई यहाँ पे अगर ड्रग्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर अफ्रीका के जिस पार्ट में आप गए थे। हाँ, अफ्रीका में जैसे गांजा वगैरह है ना, वो खुलेआम चलता है भाई, कोई रोकता नहीं है आपको, कोई किसी को मतलब नहीं है। और वो चलता इसीलिए है क्योंकि सारे जो यूरोपियन आते हैं वो गांजा वगैरह पीते हैं वहाँ पर, और लोकल तो कम ही पीते हैं। लोकल क्योंकि थोड़ा उनके लिए महंगा रहता है पीना, तो वो क्या करते हैं, जब यूरोपियन वगैरह कोई पी रहा होता है, उससे ही मांग मूंग कर पी लेते हैं। और यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। वो कंट्री आज़ाद तो हो गई है आज यूरोपियन से, लेकिन फिर भी आज आप देख सकते हो कि उनका पूरा इन्फ्लुएंस उन्हीं के ऊपर है। और भी कुछ हैवी ड्रग्स होते हैं गांजे वांजे के अलावा कुछ? हाँ, मतलब कि यार देखो, हैश वगैरह तो वहाँ मिलती नहीं है, क्योंकि अपने साइड ही होती है हैश वगैरह,
लेकिन LSD वगैरह MD वगैरह वहाँ पर काफ़ी चलता है। पर लेकिन वहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना, सिर्फ गोरे ही करते हैं ये, लोकल लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत महंगा है वो। गोरे वहां पर आकर भी LSD कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं तो भाई वहाँ पर कोई अच्छे होटल्स, कोई रिजॉर्ट, मतलब जिन कंट्रीज में आप गए वहाँ पे है ही नहीं कुछ ऐसा? है ऐसा, लेकिन उन रिजॉर्ट के अंदर आपको वही दिखेंगे जो बड़े मतलब कि जिनकी एज ज़्यादा है गोरों की, क्योंकि 40-45 साल 50 साल ओल्ड एज है, क्योंकि वही अफोर्ड कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि अफ्रीका गरीब सा देश है, बहुत ज़्यादा चीप होगा। मेरा मानना ये है कि यूरोप से भी ज़्यादा महंगा है अफ्रीका। अच्छा, आप सोच के देखो, वेस्ट अफ्रीका में कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ कंट्रीज के नाम बताना भाई। जैसे गिनी बिसाऊ हो गया, सेनेगल हो गया, गाम्बिया हो गया। इन कंट्रीज में मैं और अनस भाई साथ में ही थे, तो हमने $100 का होटल लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाईफाई नहीं है। $100 का पर नाइट? हाँ पर नाइट्स, लगभग 8,500 रुपए का होटल। 8,500 में दिल्ली में 5 स्टार होटल मिल गया। हाँ JW मैरिट में आपको रूम मिल जाएगा $100 के अंदर, वहां पर नहीं भाई। और उसमें बिजली भी नहीं है और वाईफाई भी नहीं है। और अगर ये लैटरिंग वैटरिंग का क्या हिसाब है, वहाँ चले जाए आदमी, सही है? हाँ लैटरिंग अगर आप इतना महंगा पे कर रहे हो, आपको ठीक नॉर्मल मिलती है। जैसे इंडिया में आपको 1,000 रुपए में जो होटल मिलेगा ना, वैसा आपको वहां पर $100 में होटल मिलेगा भाई। लेकिन आजकल तो 1,000 वाले में भी लाइट तो आ ही रही है कम से कम। लाइट है, प्रॉपर वाईफाई भी है, हाँ, वॉशरूम भी ठीक ठाक है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है भाई। इतने गंदे होटल मिलेंगे आपको 4,000 में। आपको अगर आपको $100 नहीं पे करने हैं, थोड़ा सा सस्ता रूम चाहिए, मतलब 4,000 5,000 के आसपास का, उसमें तो आपको सिर्फ बेड मिलेगा और उसमें भी इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि आप ऐसा लग रहा है कि आप टॉयलेट में सो रहे हो। ओ भाई साहब, इतना बुरा हाल है। सुबह उठते तक तो नशा ही रहेगा अगर अलग आदमी को बदबू का। उठेगा तब जब सोएगा। हाँ सोएगा ही मैं और अनस भाई साथ में थे ना, कि इतना लंबा ट्रैवल करके आता है बंदा। 200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो भी 12 से लेके 24 घंटे आपको लग जाते हैं, और बंदा थका हारा है, इतनी मिट्टी धूल, और वहां पर जाकर आपको 5,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं होटल के, और वो भी ऐसे टॉयलेट जैसे होटल के। बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है वहां पर। भाई आप एक और जगह बता रहे थे अफ्रीका में, जो कि जहाँ पे सेक्स टूरिज्म होता है, जहाँ पे गर्ल्स आती हैं या फिर ओल्डीज आते हैं प्रॉपर, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्स के लिए। वो कौन सा एरिया, बताओ उस बारे में थोड़ा। जैसे एक कंट्री है गाम्बिया, अफ्रीका मेनलैंड की सबसे छोटी कंट्री वही है, गाम्बिया नाम है उसका, दा गाम्बिया बोल देते हैं पूरा नाम उसका। उस कंट्री के अंदर क्या है कि जैसे जो 80 साल 90 साल की लेडीज़ है यूके के अंदर, क्योंकि यूके का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कंट्री कॉलोनाइज्ड यूके के द्वारा ही की गई थी, तो वहाँ से 80-90 साल की बूढ़ी औरतें आती है उस कंट्री के अंदर सिर्फ सेक्स टूरिज्म के लिए। आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ना कि गाम्बिया, आपको सिर्फ गाम्बिया लिखना है, आगे लिखा आ जाएगा सेक्स टूरिज्म। अच्छा, इतना ओपन है वो, उनके देश के लोकल लोगों को भी पता है। और वो बूढ़ी लेडीज़ क्या करती है, वो बीच है वहाँ पर, उस कंट्री के अंदर एक ही बीच है, पूरी उनकी कोस्ट जो है 80 किलोमीटर की कोस्ट है, वो एक ही बीच है। उस बीच पे अच्छे अच्छे महंगे रिजॉर्ट बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि गोरे आते हैं यहाँ पर, और जो रिटायर गोरे हैं, गोरियां हैं रिटायर्ड, उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो यंग गोरियां होती है उनसे तो बहुत महंगे महंगे रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो वो क्या करती है, बीच पे जो सन बात कर रही होती है, और उनके सामने जो ब्लैक अफ्रीकन है वो जैसे तकड़े अपनी पुशअप वगैरह मार रहे होते हैं, ताकि अपना शो ऑफ करते हैं कि किस में ज़्यादा स्टेमिना है। फिर वो लेडीज़ बूढ़ी औरत को जो पसंद आता है उसको वो ले जाती है, और नॉर्मली कुछ दिन के लिए क्या करती है कि 1 आधे हफ्ते के लिए उसी रिजॉर्ट में उनको रखती है, खूब पैसा देती है उनको, वो खुश रहते हैं। और अगर उनको ज़्यादा ही पसंद आ जाए तो उनको वो है अपनी कंट्री में ले जाती है। अब उनको प्रेग्नेंट वगैरह तो कुछ है नहीं, उनको सिर्फ मज़े लेने हैं, ठीक है, उनको सिर्फ सेक्स करना है। अगर मैं डायरेक्टली 70-80 साल की बुढ़िया है भाई, यही हो भाई उनमें भी थोड़ा, क्या मैं तो ये सोच रहा हूँ हद होगी यार। हाँ यही चीज़, उनका मन नहीं भरा मोह माया से, उनका मन नहीं भर रहा भाई यार, ये तो सोचने वाली बात है भाई बहुत। अगर आप जाओगे ना वहाँ, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट है एक। अच्छा जी, मतलब कि ये जैसे बुढ़ियाओं का थाईलैंड बना रखा है वहाँ। जैसे सब्जी मंडी नहीं होती कि ये वाली सब्जी बड़ी अच्छी लग रही है, ये वाला अफ्रीकन बड़ा अच्छा है। अफ्रीकन वहां पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप वहाँ बार में लाइन लगा दी, हाँ नाच रहे हैं। साउथ अफ्रीका का टैलेंट चल रहा है यहाँ पे, कौन सा उसको भी किया जाएगा। हाँ मतलब कि सच में यार, मैंने देखा है कि जो ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है, जो ज्यादा पुशअप वगैरह लगा रहा है, उसको वो लेडीज लेके जाती अच्छा है। मतलब ये लोग बात तो कर नहीं सकते, इंग्लिश आती नहीं होगी इतनी, तो ये बस ये ऐसे शो करते हैं कि भाई अपनी स्ट्रेंथ, या बात भी कर नहीं, गाम्बिया यूके से कॉलोनाइज्ड है ना, तो उनकी मेन लैंग्वेज ही
इंग्लिश ही है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उनको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं आती है ना। तो अब अगर मान लो थोड़ा सा मैं और एलेबरेट करता हूँ इसको, क्या है कि अब वो लड़कियाँ उस ब्लैक अफ्रीकन को ले जाती है अपनी कंट्री में, यूके में ले गई, क्या होता है कि उसको और भी लड़कियाँ दिखेगी वहाँ की जो लोकल गोरियाँ हैं, और वो यंग गोरियाँ होगी, और वो क्यों एक बूढ़ी के साथ रहना पसंद करेगा। और जो जैसे कि आपने बोला कि वो गोरियाँ भी तो ब्लैक अट्रैक्ट होगी उससे, तो फिर क्या होता है कि वो बाहर निकलना शुरू करते हैं, तो वो और लड़की के साथ उनकी बातें होने लग जाती है, उनके साथ सेटिंग हो जाती है उनकी, और वो बूढ़ी औरत को छोड़ देते हैं। और ये चीज़ क्या है कि उनको पसंद नहीं आई, बूढ़ी औरत को नहीं पसंद, उनको हजम नहीं हुआ, मुझे छोड़ के चला गया, मैं लेकर आया। हाँ मैं लेकर आई, मैंने उसको स्पॉन्सर किया। तो फिर क्या होता है कि भाई उन्होंने क्या किया, जैसे बूढ़ी औरतों ने उनको अंदर लॉक करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, मतलब इसमें भी स्लेवरी चालू कर दी कि तू एक ही काम के लिए आया वही कर। हाँ मतलब कि तू मेरे लिए आया तो तुझे मेरे लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे पे पैसे स्पेंड कर रही हूँ। और वो उनको अंदर, मतलब कि कुछ तो ऐसी मैंने स्टोरी सुनी है, जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था ना, उसने मुझे ये बात बताई कि कुछ तो लेडीज ऐसी है उनको बांध कर रखती है घर के अंदर, अच्छा, लॉक करके, और अंदर बांध के भी रखती है, क्या पता ये तोड़ तोड़ के कुछ भाग ना जाए। बताओ, ऐसा सिस्टम रहता है। और उस कंट्री के अंदर ज़्यादा बूढ़ी औरतें आती है, बूढ़े मतलब बंदे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आते हैं। और कुछ आते हैं वो क्या करते हैं कि जो 16 साल की 17 साल की यंग लड़कियां हैं उनको अपने देश में लेकर जाते हैं। अच्छा, उसी देश से मेल्स जो हैं, हाँ, मेल जो वाइट पर्सन है, वो जो ब्लैक छोटी लड़कियां हैं उनको अपनी कंट्रीज में लेकर जाते हैं। और उनके जो ब्लैक अफ्रीकन जो लड़की है उसकी फैमिली भी उन्हें कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उनको पता है कि ये इतना सारा पैसा दे रहा है जो कि हम सारी ज़िंदगी नहीं कमा पाएंगे। तो वो उनके पेरेंट्स भी उन्हें कुछ भी नहीं बोलते हैं इन चीज़ों के लिए। बताओ। और इस केस में ऐसी बातें भी होती है कि वो बीच में आके विजिट भी करेगी, बस वो ले गए तो ले ही गए। वो खुद भी नहीं आना चाहती ना। अच्छा, उनको ऐसा है कि हमें पैसा मिल रहा है, और उनको पेरेंट्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जितना अपने इंडियंस में और चाइनीज़ जो है अपनी फैमिली से अटैच रहते हैं ना, उतना पूरी दुनिया में कोई भी अटैच नहीं रहता है, सही बताऊं। और मतलब अफ्रीका में तो कुछ है ही नहीं, मतलब एक इंसान के पता नहीं कितनी औरतों के साथ बच्चे हैं, उनको पता भी नहीं होता है। ऐसा चल रहा है अफ्रीका के अंदर। अरे भाई साहब, सबकी शक्लें भी सेम सी होंगी। हाँ मतलब अपने लिए तो ऐसा लगता है कि सेम ही है, उनके लिए तो नहीं है। लेकिन मेरे लिए सबसे क्रेजी यही था कि उस कंट्री के बारे में किसी ने नहीं सुना होगा इंडिया में, लेकिन आप वहाँ जाते हो तो बीच पे मतलब मार्केट लगी हुई है। किस चीज की मार्केट? यही वाली। और करतब चल रहे हैं, करतब चल रहा है। करतब चल रहा है। आपको वहां पर कोई भी गोरी दिखेगी, बूढ़ी अकेली दिखेगी नहीं, समझ जाओ किस लिए आई है, ये वहाँ लेके का। जाएगी। हाँ मतलब कि सबको पता है। और यहाँ तक कि उनकी जो बीच है ना, उन पे बच्चे छोटे जो यंग अफ्रीकन बच्चे हैं 15-16 साल के, वो अलाउड भी नहीं है, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना पैसा जो यूके से वहाँ पर आ रहा है कि वो छोटे बच्चों को वहाँ खेलने के लिए भी लोकल लोगों को आने ही नहीं देते हैं। सिर्फ जिसने ये काम करना है वही अलाउड है उन बीच के ऊपर। हमें तो रोक नहीं सकते थे। आप क्योंकि क्या कर रहे थे वहाँ पे उस कंट्री में पर्टिकुलरली? भाई आपका भी चल रहा था कि ले भाई ले भाई चेप। कभी भाई सपाटे मार रहे हैं वहाँ, सपाटे क्या चल पता मुझे भी ले जाए। भाई वहाँ हरियाणवी वो दिखा रहे हैं अपने देसी कुश्ती के, दो दाव पेच और सपाटे चल रहे हैं, पुशअप चल रहे हैं, रस्सी चल रही है। भाई ने लटका दिए, वही मलखम चालू कर दिया अल्लाह। नहीं भाई ऐसा कुछ बादाम का रगड़ा भी वहीं चल रहा है। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था। मैं और अनस भाई दोनों ही थे। मैं आपको बताया ना कि मेरे को जगह देखने में इतना शौक नहीं है, क्योंकि मैं अब इतना ट्रैवल करने के बाद आपको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि जगह सुंदर लगना बंद हो जाती है। मेरे को ये शौक है कि मैं लोगों को जानूं कि उस देश में चल क्या रहा है सच में, कि उनके लोगों की सोच कैसी है। तो अफ्रीका के ओवरऑल लोगों की सोच आपको कैसी लगी? क्या है, बस कि सरवाइव करना है जैसे तैसे ये सोच है, या क्या है वो कुछ वैल्यूज भी हैं उनकी, या कुछ प्रैक्टिसेस भी हैं, या बस काट रहे हैं जिंदगी? भाई वैल्यूज तो क्या होंगे जब साले हर घर में बच्चे ले घूम रहे हैं। कोई वैल्यूज़ नहीं है भाई। आपको ऐसा लगता होगा कि जो अमीर है बंदे थोड़ी बहुत उनकी वैल्यू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर इंडियंस आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। जो बिजनेस के लिए वहाँ पर जाते हैं, जैसे गिनी बिसाऊ जो कंट्रीज़ है ना, उनमें कैशू नट बहुत होता है। और आप गोवा में जाते हो, ये दुकानें भरी पड़ी रहती है ना कैशू नट से, वो सारा वहीं से आ रहा है। अच्छा। सब का सब। और जो इतने मेरे को इंडियंस मिलते हैं वो मेरे को यही बताते हैं कि यार ये जो अफ्रीकन है इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर मान लो अब हमारी दुकान पे आएगा, वो अच्छा खासा अमीर आदमी है और चाय के लिए भी पैसे मांग के चला जाता है हमसे। मतलब कि इमिग्रेशन ऑफिसर देख लो यार आप,
उसको तो सैलरी मिल रही है, वो तो गरीब आदमी नहीं है, वो भी हमसे रिश्वत मांगता है। मैंने और अनस भाई ने बहुत बार उनको रिश्वत दी है, देनी पड़ती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे हम गिनी बिसाऊ से गिनी में एंटर कर रहे थे हम लैंड बॉर्डर से, कोई रोड नहीं है भाई, बाइक पे आपको जाना पड़ता है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और आपकी गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते हो आप वहाँ से। हम बाइक पे जा रहे हैं तो पुलिस वालों ने रोक लिया हमें, हमारे पास वीज़ा था लेकिन सिर्फ हमारे पास क्या नहीं था, प्रिंट आउट नहीं था। सिर्फ वीज़ा का प्रिंट आउट नहीं था, और प्रिंट आउट की उनको जरूरत भी नहीं होती भाई, वो अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि आपके पास वीज़ा है या नहीं। और वैसे भी हमने फ़ोन में उनको दिखा दिया, लेकिन कहते नहीं आपको प्रिंट आउट चाहिए। वैसे तो जरूरत नहीं है, पर उनको रिश्वत लेनी है। और रात के 8 बज चुके हैं, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, और जो पास का सबसे पास में टाउन है वो 2 घंटे दूर है। 2 घंटे आपको जाने में लगेंगे, 2 घंटे आने में लगेंगे प्रिंट आउट करवाने के लिए। तो उनको ऑप्शन मिल गया कि भाई इनसे रिश्वत ले सकते हैं। उस बंदे ने $50 हमसे रिश्वत ली। $50 उसकी सैलरी महीने की नहीं होगी। सोच के देखो आप। 4,000 वहाँ डॉलर्स ही चलते हैं। नहीं, लगभग अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है। गिनी की गिनी फ्रैंक है, और बाकी गिनी बिसाऊ वगैरह जो है इन कंट्रीज़ की, जैसे इनका वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है, वो चलती है। और भाई आपने वहाँ स्कूलों में भी पढ़ा है, तो वहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ते हैं बच्चे, क्या टेक्स्ट बुक्स, क्या मतलब नॉलेज दी जाती है उनको, कौन सी क्लास को आपने पढ़ाया है, थोड़ा बताओ। मैंने जैसे प्री स्कूल नहीं होते उनमें पढ़ाया है, बिल्कुल छोटे बच्चों को। वो अपने को इसीलिए हायर करते हैं क्योंकि अपने को इंग्लिश आती है, और अफ्रीका में बच्चों को इंग्लिश सिखाने की काफ़ी ज़रूरत है। वो अपनी लैंग्वेज छोड़ते जा रहे हैं, लगभग इंग्लिश की तरफ जाए जा रहे हैं। तो बस इंग्लिश पढ़ाना, उनके साथ खेलना, ताकि उनको उठना बैठना सीख सके दूसरे लोगों के साथ, बस यही चीज़ें। और मैंने जाम्बिया में एक रिज़ोर्ट में काम किया था, वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, और उसके ऊपर, उस लेक के ऊपर, लेक करीबा नाम है उसका, तो उस रिज़ोर्ट के अंदर काम किया। उनके लिए मैंने वेबसाइट बनाई है। और मैं बताऊं, लोग क्या सोचते हैं कि यार कि ट्रैवलिंग करना बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि आपने भी, मैं यहाँ पर आया था कि आपने पूछा कि आप खर्चा कैसे निकालते हो, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मैं उससे सारा खर्चा निकाल पाऊँ। मैं वॉलंटियरिंग करके ट्रैवल करता हूँ तो मेरा खर्चा लगता ही नहीं है। मेरा सिर्फ खर्चा लगता है तो वीज़ा का लगता है, और फ्लाइट मैं एक ही बार लेता हूँ। जब वहाँ उस कॉन्टिनेंट में एंटर किया, फिर मैं लैंड बॉर्डर से क्रॉस करता रहता हूँ अलग अलग देशों में, तो ईजी हो जाता है और पैसे भी इतने खर्च नहीं तो होते। ऐसा हुआ है कि तगड़ी चेकिंग वगैरह हुई है बॉर्डर के थ्रू, आप क्रॉस कर रहे हो, कुछ रोक दिया हो आपको, ज़्यादा देर तक 3-4 घंटे लग गए? हाँ, बहुत बार होता है यार, नॉर्मल है, एक इंडियन पासपोर्ट के ऊपर बहुत नॉर्मल है। जैसे कि मैं मोजाम्बिक से जिम्बाब्वे के अंदर एंटर कर रहा था, और वहाँ पर मेरे को रोका, काफ़ी देर उन्होंने रोक के रखा, और फाइनली लगभग 2-2.5 घंटे के बाद उन्होंने एंट्री नहीं दी मुझे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे एंट्री क्यों नहीं मिलेगी, तो कहते कि आप इंडियन हो। अच्छा, ऐसे क्या? हाँ, मतलब डायरेक्टली रेसिस्ट है, बिल्कुल डायरेक्टली बोले कि आपको हम देंगे ही नहीं क्योंकि आप इंडियन हो। और मैंने वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में भी फ़ोन किया था ताकि मुझे कुछ हेल्प मिल सके। कहते कि हम क्या कर सकते हैं कि वो तो उनका देश है, वो एंट्री दे ना दे। यही चीज़ मतलब मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं ना कि इंडिया का बहुत बड़ा नाम है बाहर, भाई सही बताऊं, मतलब किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, पर लेकिन इंडियन पासपोर्ट की कहीं पर भी वैल्यू नहीं है, लोगों कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और मतलब कि मैंने आपको वो स्टोरी बताई, जैसे मैं थाईलैंड से कंबोडिया जा रहा था, तो वहाँ पर मैं थाईलैंड से जब कंबोडिया जा रहा था तो क्या हुआ कि मेरे को उन्होंने रोक लिया, कहते कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि मैं लैंड बॉर्डर से वियतनाम जाऊंगा तो मुझे रिटर्न टिकट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अगली कंट्री में जा रहा हूँ। तो लेकिन वहाँ पर एक गोरा था, मेरे को एक वहीं एयरपोर्ट में एक गोरा मिल गया, तो वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया। तो कहते कि ये अगर गोरा आपके लिए लेटर लिख देगा कि ये आपका दोस्त है, तब हम आपको जाने देंगे। अच्छा, तो आप सोच के देखो कि यार इंडियन पासपोर्ट की इतनी वैल्यू नहीं है, उसके सिर्फ लेटर की इतनी वैल्यू है कि वो मुझे एंट्री दे दिया उन्होंने। बाप रे भाई। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे थे आप जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हम इंडियंस को लगता है कि इंडियंस में बहुत हवस है और ये है, पर कंबोडिया में आपने कुछ और ही देखा, थोड़ा बताओ ऑडियंस को उस बारे में। हाँ, जैसे कि भाई अब सब लोग यहाँ से इंडिया से थाईलैंड जाते हैं तो उसका नाम खराब है, ये थाईलैंड किस लिए गया है। अब सबको पता है कि ये थाईलैंड अपनी हवस को मिटाने के लिए गया है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मेरे को भी ऐसे ही लगता था 3-4 साल पहले कि इंडियंस थाईलैंड जाते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन भाई जितने हबशी गोरे होते हैं
ऐसा मतलब हवस से भरे। हवस से भरे हुए जितने गोरे हैं इतने तो इंडियन हो ही नहीं सकते हैं, मैं मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि आप सोच के देखो, अपने यंग इंडियंस जाते हैं थाईलैंड वगैरह में, 40-45 साल के कितने लोग मिल जाएंगे, 50 साल के कितने लोग आपको मिलेंगे, बहुत कम, ज़्यादा तो यंग ही। फैमिली के साथ ही मिलते हैं। हाँ, फैमिली के साथ ही मिलते हैं। लेकिन भाई कंबोडिया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें गोरे कर रहे हैं। 16-16 साल की लड़की को उनकी फैमिली से लेने के लिए पूरी फैमिली को पैसा दे रहे हैं। मतलब वहाँ मैंने कंबोडिया में एक सिंगल गोरा ऐसा नहीं देखा जो 40-45 साल से ऊपर का है जो अकेला घूम रहा है। सिर्फ एक लोकल लड़की का हाथ पकड़ के ही देखा है मैंने, कोई ऐसा देखा ही नहीं। बहुत बुरा हाल है यार गोरों का, इतनी ज़्यादा उनके अंदर ठरक है ना, आप पास सोच भी नहीं सकते भाई हैं। इनको तो मिल भी जाता है आसानी से, मतलब इजी है ना इनके लिए तो, गोरों के लिए तो, क्योंकि ओपन माइंडेड अपने देश में तो इजीली है। लेकिन जो 40-45 साल का हो गया उनके लिए मुश्किल है वहाँ के देशों में। और उनके लिए उनकी लड़कियां भी ना एक स्पेसिफिक चीज़ देखती है जो उनके अंदर नहीं हो ना, तो वो यहीं पर पूरी हो सकती है उनकी। अच्छा भाई, वैसे हमने भी तो देखा है थाईलैंड में जो गोरे होते हैं 40 साल के 45 साल के अंकल, ये फीमेल्स को लेके जा रहे होते हैं, शौकीन तो होते हैं, ये लेडी बॉयज को लेके जा रहे होते हैं, ये गोरे करते हैं ऐसी हरकतें। और इनको पता भी होता है कि यहाँ लेडी बॉय है ये, और फिर भी लेके जाते हैं, अलग शौकीन होते हैं। भाई गोरों के शौक आपको पता नहीं है, मतलब कि थ्रीसम वगैरह, फोरसम वगैरह ऐसे शौक रहते हैं। और अगर मान लो गोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अपने को क्या कि अपा गे वगैरह है तो अपा उससे बात भी नहीं करेंगे, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बाहर की पार्टीज में ऐसी ऐसी चीज़ें चलती है। गए हो आप किसी ऐसी क्रेजी पार्टी में? मैंने सुना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं खुद जाना नहीं चाहता उन पार्टीज में, थोड़ा पर्सनल। क्या क्या सुना आपने उस बारे में, थोड़ा बताओ उनकी पार्टीज में। उनकी जैसे कि बार वगैरह होते हैं ना वहाँ पर, तो कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? जैसे यूएसए वगैरह हो गया, वहाँ के मेरे कुछ दोस्त हैं तो वो बताते हैं कि वहाँ के जो कॉलेज वगैरह होते हैं, जैसे कि उनके अंदर नेकेड पार्टी होती है। मतलब कॉलेज के अंदर उसमें कोई भी बंदा जहाँ जो जा रहा है, फ़ोन वगैरह आपके अलाउड नहीं होते हैं। सब इंसान जो भी उसमें पार्टी में एंटर करेगा बिल्कुल नंगा होगा, एक कपड़ा भी नहीं होगा उसके स्किन पे। और वो सब यंगस्टर्स है 20-22 साल के, कॉलेज में पढ़ने वाले। बताओ, ऐसी ऐसी नॉर्मल पार्टी होती है, उनके लिए कुछ भी नहीं है ये। आम बात है, नंगे बैठे। हाँ, नंगे। अपने लिए इंडियंस के लिए इतनी बड़ी बात है कि आप शर्टलेस भी बाहर जाएंगे तो थोड़ी शर्म आने लग जाती है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उनको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। तभी तो गोरे आते हैं बिकनी में, नॉर्मल घूमते रहते हैं। अपने इंडियंस गोवा में उनको घूरते रहते हैं, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए नहीं पड़ता। इंडियंस के घूरने से भी वैसे अंग्रेजों को प्रॉब्लम है कि इंडियंस घूरते बहुत है। हाँ, ये मतलब हर कोई ये बोलता ही है कि पता नहीं क्यों ये है भी गलत है वैसे घूरना। है गलत, लेकिन मैं इंडियंस को गलत नहीं बोलता हूँ इस चीज़ में। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग तो गंदी नज़र से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे देखते हैं उनको क्योंकि उनके लिए एक नया प्राणी है वो, जिसने आज तक किसी को गोरे को देखा ही नहीं है। तो मैं भी उसी तरीके से देखूंगा। अगर आप जैसे आप बाहर घूमे हुए हैं, अपने ने बहुत गोरे देखे तो अपने लिए नॉर्मल है। जैसे कि क्या हुआ, अभी मैंने आप भैया को बताया था कि मैं मेरे कज़न की शादी से आ रहा हूँ, तो मेरी कज़न की शादी में मैंने 2 गोरों को बुलाया हुआ था। मेरे अच्छे दोस्त है वो, अभी दिल्ली में ही है वो, तो उनको बुलाया हुआ था। तो सब फैमिली देख रही है, उनसे फ़ोटो खिंचवा रही है, हेलो हाय कर रही है सब। मतलब कि क्रेजी माहौल था। कोई सेलिब्रिटी आ गया है भाई। चलो, लेकिन ये चीज तो अलग होगी ना, एक गोरा लड़का आया है कोई देसी एक वेडिंग में, बट अगर कोई लड़की बिकनी में कोई गोरी है, कोई इंडियन उसको देख रहा है, बेशक वो उसकी ब्यूटी नहीं हार रहा है, लेकिन गोरी को लगेगा ये ठरक से देख रहा है मुझे, ये चीज गलत है, जो कि जायज है। ये वाली बात आ जाती है। हाँ, वो चीज़ तो गलत है भाई। थोड़ी साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करते हैं। अफ्रीका की तो हमने कर ली, साउथ अमेरिका कैसा है? जो आप 2-3 कंट्रीज गए हो, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे क्या करा आपने? कुछ काम कर रहे थे वहाँ पे भी? नहीं, साउथ अमेरिका में मैं सिर्फ ट्रैवल करने गया था। ये मेरी ट्रैवलिंग की स्टार्टिंग की बात है। मैं एक्वाडोर गया हूँ और एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला गया हूँ। मेरे को साउथ अमेरिका बहुत पसंद आया और मैं दोबारा जाना भी चाहूँगा, लेकिन पासपोर्ट की वजह से मुश्किल होता है और कुछ तो दूर भी बहुत है। लेकिन साउथ अमेरिका के लोग बड़े अच्छे लगे भाई मेरे को, बड़े अच्छे लोग हैं। और वहाँ की जो पार्टी होती है, अच्छा, आप भाई सैटरडे को आपका दिल चाहे कोई भी टाउन में चले जाओ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, वहाँ की पार्टी आपको क्रेजी मिलेगी। आप कह रहे हो वहाँ कोई भी मना नहीं कर रही है, ऐसा कुछ सीन है? ऐसा है सीन भाई वहाँ पर।
मतलब कि उनके लिए अपा फॉरनर है, जैसे कि अपने देश में कोई फॉरनर आया, अपने को अटेंशन मिल रही है ना, वैसी अटेंशन आप अपने को मिलती है उनके देश के अंदर। तो आप सोच के देखो भाई। तो वहाँ इंडियंस को इज्जत मिलती है उसे उन देशों में, साउथ अमेरिका के अंदर इंडियंस को काफी इज्जत मिलती है, लेकिन आज के दिन क्या है, थोड़ा खराब होने लग गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि इंडियंस यहाँ आ रहे हैं, वो डोंकी लगाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप छोटी कंट्रीज के अंदर जाओगे, जैसे कोलंबिया वगैरह, एक्वाडोर, पेरू वगैरह कंट्रीज के अंदर जाओगे, चिले वगैरह के अंदर जाओगे, तो उनके अंदर लोगों को नहीं पता है ऐसा। तो लोग भाई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि इंडियंस की। आज भी मैं 2 साल पहले गया था उन कंट्रीज के अंदर, और आज भी लोग मैसेज वगैरह करते हैं मुझे। और लड़कियों की मैं अगर आपको बात बताऊं, आप बार में चले जाओ, कोई भी बार में आपको फ्री में ड्रिंक्स मिलेगी, फ्री में लड़कियां आपके साथ फोटो खिंचवाएगी। मतलब कि आप एंट्री लोगे ना तो आपका माहौल ही बदल जाएगा। फ्री में ड्रिंक्स दे देते हैं, खुद लड़कियां खुद देती है आपको। मतलब कि उनके कल्चर में ये है ना कि वो सब फॉरेनर को एक तरीके से देखती है। और भाई अगर आप उनसे ढंग से थोड़ी बात करोगे तो आपकी साथ जो मर्जी कर लो आप, फिर मना नहीं करेगी वो भाई। लेकिन लैंग्वेज बैरियर भी तो होता होगा ना वहाँ पे। हाँ है, लेकिन जैसे जो लड़कियां बड़ी सिटीज से आती है, कैपिटल वगैरह से आती है, वो इंग्लिश बोल रही हैं, उनको इंग्लिश आती है, क्योंकि सब कंट्रीज में आजकल यार इंग्लिश को प्रेफरेंस देने लग गए हैं लोग। पर वहाँ पे भाई हमने सुना है कि जैसे पार्टीज वगैरह बढ़िया होती है और इसी आड़ में वो स्कैम्स भी ज्यादा करते हैं। तो ऐसा कुछ है वहाँ की और ज्यादा बढ़ गया है स्कैम? सही बताऊं यार, जैसे स्कैम वगैरह तो नहीं बोलूंगा, वहां पर ये डर रहता है कि आपका कोई फोन छीन कर ले जाएगा, आपको कोई मुक्के वगैरह मार कर पैसे छीन के ले जाएगा। साउथ अमेरिका में ये प्रॉब्लम है, आपको कोई चाकू दिखाकर आपके पैसे छीन लेगा। ये चीज़ तो नॉर्मल है साउथ अमेरिका के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो आपने सुना होगा कार्टेल वगैरह जो है, गैंग्स वगैरह वो काफ़ी चलती है। लेकिन गैंग्स वगैरह जो है वो आपस में लड़ती रहती है, कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई गैंगस्टर आपको अटैक करेगा। बस ये है कि कोई छोटी बड़ी चोरी कर लेगा आपके साथ भाई। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि यार क्लब्स में ना लड़कियां आकर ड्रिंक्स ऑफर कर रही हैं, आपको फ्री में दे रही है, तो हम जैसे अगर कोई घूमने जा रहा है तो भाई उसके माइंड में ये तो आएगा ना, बंदी को ड्रिंक में कुछ मिला कर ना दे रही हो, कुछ स्कैम ना कर दे। ये चीज़ भी चलती है हमारे दिमाग में, तो ये बात भी है। लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ट्रैवल करते हो ना काफ़ी ज़्यादा, तो आपको पता चल जाएगा। आप पहले मना कर दो ड्रिंक्स के लिए, आप उनके फ्रेंड्स के साथ बैठो, थोड़ी बातचीत करो, फिर आपको पता चल जाता है कि कौन कैसे माहौल बना रहा है आपको। वैसे सही बताऊं यार, वहाँ के बार में कोई बेवकूफ़ी की हरकत करता ही नहीं है कोई भी। मतलब थाईलैंड वगैरह में क्या होता है कि लोग घूरे जा रहे हैं साइड में खड़े होके लड़कियों को, कोई मतलब उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वहाँ पर कुछ ऐसा चलता ही नहीं है, क्योंकि लड़कियाँ खुद आपके पास आ रही है, आपके दिमाग में ही नहीं आता है ऐसी चीज़ें। वो खुद ही स्टार्ट कर देगी, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर इंडियन क्या करते हैं कि घूरते हैं, उनके दिमाग में वो चलता है कि मैं वो कर लूँ, ये दे देगी मेरे को। उनके दिमाग में ये चलता है कि ये दे दे मुझे। अच्छा जी, आपको स्टेप पहले और लेने वहाँ की लड़कियां सुंदर हैं ज्यादा, ऐसा है भाई, सुंदर तो है। और वहां पर क्या है कि जैसे ट्वर्क वगैरह है ना, वो बहुत नॉर्मल है। ट्वर्क वगैरह मतलब आप खड़े हो डांस मूव्स अलग लेवल के होते हैं। हाँ भाई, कसम से आप स्टेज पे जाओ, लड़कियां खुद आपके साथ ट्वर्क करने लग जाती है। अब बंदे को मतलब कि क्या है कि थोड़ा शांति रखनी पड़ती है वहां पर। रुक जा भी, रुक जा, आपको उसको रोकना पड़ता है, वो नहीं रुकती है फिर भी। लड़की से रहा नहीं जा लड़की रहा। आतंकी हो रही है। हाँ, वहाँ साउथ अमेरिका में आप किसी से भी पूछोगे, आप जो भी घूमने गया है वो ऐसा ही रहता है वहाँ पर सीन। वैसे छोड़ दिए मैंने पार्टी वगैरह। मैं जब 2-2.5 साल पहले गया हूँ साउथ अमेरिका में, तब ऐसी पार्टीज वगैरह मैं काफ़ी किया करता था, क्योंकि नया नया शौक होता है कि आपको भी एक्सपीरियंस करना है, देखना है। अब तो ये है कि नॉर्मल हो गया यार, कि ठीक है यार। ये हो जाता है कि एक टाइम बाद आप पार्टी कर लेते हो ना, तो कि भाई अब थोड़ा ब्रेक चाहिए पार्टियों से, अब नॉर्मली घूम। हाँ भाई आपने श्रीलंका में भी ट्रैवल किया है, तो आप बता रहे थे यार श्रीलंका में इंडियंस को ज़्यादा इज्जत मिलती है, और अगर पार्टीज़ की बात की ज़्यादा हैपनिंग है एज कम्पेयर टू थाईलैंड वाईलैंड। तो मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ, कहाँ पर गए थे आप श्रीलंका में, थोड़ा बताओ। श्रीलंका भाई मैं 1 महीने रहा हूँ, और मैंने नॉर्थ से लेके बिल्कुल साउथ तक पूरे अच्छे से ट्रैवल किया है श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंका मेरे को बहुत अच्छी कंट्री लगी। वाइट सैंड बीचेस मिलेगी आपको, और एक छोटी सी कंट्री है, और ज़्यादा लोग जानते नहीं है इंडिया में। पता है कि श्रीलंका कंट्री है, लेकिन टूरिज्म वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं। भाई आप गलियों में जाओगे श्रीलंका की तो आपको गोरे ही गोरे दिखेंगे, लोकल लोग ही नहीं दिखेंगे। इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर ट्रैवल करने आते हैं, आप सोच ही नहीं सकते हो। सारी इकोनॉमी उसी से तो चल रही है उनकी। अच्छा, सारी की सारी इकोनॉमी। और अगर आपको पार्टी वगैरह बढ़िया बीच पार्टीज वगैरह चाहिए, जैसे फीफी आइलैंड पे होती है थाईलैंड के अंदर, वैसी आपको साउथ कोस्ट पे मिलेगी। गाले वगैरह जो है
बहुत बढ़िया जबरदस्त तो पार्टी यूरोपियंस भर के हैं वहां पर। भर के भाई, मतलब कि आपको थाईलैंड में भी इतने नहीं मिलेंगे जितने वहां पर मिल जाएंगे। पर श्रीलंका की जैसे देखी जाए कि इनकम भी यही है कि भाई लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, और हाल ही में ये हुआ था कि इकोनॉमी काफी डाउन है, तो लोग चोरी चकारी कर रहे हैं वहां पे, स्कैम वैम हो रहे हैं। नहीं भाई, मेरे को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन हुई थी चाइना के अंदर मैं वहीं पे था। मतलब कि जब उनकी इकोनॉमी डाउन गिरने लगी, जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, मैं वहीं पे था। कोई मेरे साथ कोई चोरी नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, स्कैम वगैरह बहुत कम है यार। मतलब सब इंग्लिश बोलते हैं? हाँ, लगभग लोगों को इंग्लिश आती है, क्योंकि सेम सा कल्चर है। इंडिया और श्रीलंका के कल्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साउथ इंडियन से वो तमिल वगैरह भी बोलते हैं कुछ एरिया में वहाँ पर, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरे को श्रीलंका बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि आपको अच्छी बीच मिलेगी, अच्छा नेचर मिलेगा, मतलब कि आपको पार्टी वगैरह करनी है और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते और आपको इज्जत भी चाहिए, तो बेस्ट कंट्री है। वहां पे आपने वो भी देखे कुछ, जैसे कहते हैं रावण के टेम्पल और वो हाँ, सब है वहां पर, लेकिन वो जैसा आपने देखा जो जली हुई, कहते हैं वहां पे ऐसा जला हुआ सॉयल दिखता है कि जैसे सोने की लंका जब जली होगी तो बहुत ज्यादा बर्न्ट वो महल वहल के कुछ रिमेन्स हैं और ऐसी चीजें हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। जहाँ पर जैसे अपने ने जो रामायण सुनी है जिसमें कि रावण उठा कर लेके चले गए थे सीता को, जिस टेम्पल में रखा था, वो टेम्पल आज भी वहाँ पर है, बिल्कुल नदी के किनारे। मैं वहाँ पर गया था। और रावण का महल जो है वो टॉप पर बना हुआ है, बिल्कुल एक पहाड़ के ऊपर, वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रावण के महल के जो है रिमेन्स आपको दिख जाएंगे, लेकिन जहाँ पर उनको रखा था सीता माता को, वो काफ़ी ज़्यादा दूर है एक दूसरे से, मतलब लगभग 100-150 किलोमीटर दूर होंगे एक दूसरे से। अच्छा, तो वो कितना है, कितना मतलब काफी ज्यादा टूटा हुआ है, क्या क्या है अभी उसका? अभी रावण का महल तो बिल्कुल टूटा हुआ है, कुछ सिर्फ आपको रुइंस दिखेंगे और आप आइडिया ही नहीं लगा सकते कि यहाँ एरिया पर कितना बड़ा है जहाँ जितने में है वो? जैसे सही बताऊं ना, पूरी लंका ही रावण की थी ना, मतलब श्रीलंका वो पूरा ही उनका था। तो अब नॉर्मली अभी तो लोगों को जमीन मिल गई है। वैसे देखे सिगिरिया में उनका महल हुआ करता था श्रीलंका के अंदर, वो तो एरिया हजारों एकड़ तो में वो फैला आपने देखा लोग उन्हें वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं वहां पे रावण की? नहीं, कहीं पे मैंने ऐसा नहीं देखा कि रावण को भगवान मानते हैं, ना उनको ज्यादा राम भगवान के बारे में पता है। मैंने बहुत से लोगों से पता भी करने की कोशिश की कि आप क्या जानते हो राम के बारे में, तो लेकिन किसी को कोई आइडिया ही नहीं था कि राम मतलब कि कैसे। ये स्टोरी सिर्फ उन्होंने इंडियन से सुनी हुई है, बाकी उनके कल्चर में बिल्कुल भी नहीं थी ये। अच्छा, तो उनके कल्चर में रावण एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, मतलब मैंने ना तो राम एग्जिस्ट करते उनके कल्चर में, ना ही रावण एग्जिस्ट करते। तो वर्शिप किसको करते हैं वहाँ? जैसे इंडियन गॉड है जो गणेश जी भगवान है, जैसे शिव जी है, उनको वर्शिप करते हैं वो। लेकिन राम जी भगवान के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं है उनके लोगों को। स्पेशली सिर्फ उन्होंने आज के दिन जो है उनको पता है कि इंडियंस इस स्टोरी की वजह से यहाँ पर आते हैं, तो उन्होंने स्पेसिफिकली धक्के से उनको नाम दे दिया ताकि वो टूरिज्म से थोड़ा पैसा कमा सके। अच्छा यार, ये तो शॉकिंग बात है। हाँ, कि वहाँ के लोकल्स को पता ही नहीं है। हाँ भाई, अच्छा आप चाइना भी गए हो, तो हमने जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं सबसे सुना है कि भाई चाइना बहुत ही सुंदर है, बहुत मज़ा आया। कई ट्रैवलर्स ने तो ये भी बोला है कि चाइना बेस्ट कंट्री है जहाँ उन्होंने ट्रैवल करा। आपके क्या विचार है चाइना के बारे में? चाइना भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, मतलब अपने से 50 साल आगे होगा। मेरे को पता है बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं खुद बोलता हूँ इंडिया से 50 साल आगे है, 100%, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में। मतलब कि उनकी ट्रेन्स वगैरह देख लो, रोड्स वगैरह देख लो, मतलब कोई भी चीज़ में आप कंपैरिजन है ही नहीं। चाइना इतना ज़्यादा डेवलप है। और गंदगी भाई, मैं आप ना ढूंढ कर कचरा बता नहीं सकते हो कि यहाँ पर गंदगी पड़ी है। अच्छा जी। क्यों? वहाँ के लोग अपने जैसे ही हैं। जैसे अपने इंडिया में क्या है कि लोग कचरा कहीं भी कुछ भी खाया फेंक दिया नीचे, वहाँ पर भी ऐसे ही हैं लोग। अगर इंडिया में 90% लोग ऐसा करते हैं, तो वहाँ पर 70-60% लोग ऐसा करते हैं, कचरा फेंक रहे हैं नीचे। लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है भाई इतना ध्यान रखती है सफाई का कि मतलब सिर्फ 5 मिनट के बाद वो कचरा साफ कर देती है। इतना ज़्यादा। उनकी जो सड़कें हैं उनको साफ करने के लिए पानी से वॉश की जाती है डेली सड़कें। अपने तो पता ही नहीं है कब पानी से वॉश हुई होगी सड़कें। भाई ये तो है। और क्या यूनिक लगा आपको? कुछ यूनिक लगा कि भाई कोई दिक्कत आई आपको वहाँ पे कि यार ये चीज़ की कमी थी, या इंडियन फूड, या फिर क्योंकि वहाँ पे गूगल और ये सब भी नहीं चलता, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उनका अपनी ही ऐप है सारी, तो दिक्कत आई आपको? हाँ भाई, पहले दिन मैं फंस गया था। मेरे को ये था कि ठीक है, मेरे को ये आइडिया था कि VPN से सब चलेगा, लेकिन मेरे को ये नहीं था कि
मैं वहाँ जाके कर लूँगा डाउनलोड VPN और फिर चला लूँगा। नहीं भाई, इंडिया में आप डाउनलोड करके जाओ। वहाँ पर मैं फंस गया। हांगकांग से मैंने एंटर किया, हांगकांग से मैं ट्रेन में बैठा ना, ट्रेन में बैठते ही सब कुछ बंद हो गया और मेरी सिर्फ 8 मिनट की ट्रेन राइड थी और सब कुछ बंद हो गया। जब मैं मेट्रो में पहुंचा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है मेरे को, ना मेरा होटल मिल रहा है। गूगल मैप पे मैंने जो होटल बुक करवा रखा था, गूगल मैप तो चलता ही नहीं है वहाँ पर बिल्कुल भी। तो फिर मेरे को एक बंदा मिला लोकल जिसको इंग्लिश आती थी, उससे मैंने क्या किया, उसका इंस्टाग्राम लेकर, उसके पास VPN था, वो इंस्टाग्राम यूज़ करता था, तो इसका इंस्टाग्राम लेकर मैंने मेरे फ्रेंड को इंडिया में मैसेज किया, उसको बोला कि भाई मेरे को एक VPN की पेमेंट करके उसका लॉगिन ID पासवर्ड भेज, और फिर मैंने लॉगिन किया, फिर सब कुछ चलने लगा। अगर वो ना होता, वो बंदा मेरे को ना मिलता तो मैं फंस गया था भाई। कोई अच्छा, VPN के थ्रू सब एक्सेस कर सकते। हाँ, VPN और के वहाँ की मेट्रो कैसी है, मतलब जैसे यहाँ की है एज कम्पेयर टू इंडिया से कंपेयर करें, चाइना की कैसी है? सही बताऊं, मेट्रो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितने भी देशों में मैं देखी है मेट्रो, सबकी सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल और अंदर। चेकिंग के लिए आप बता रहे थे रोबोट्स वगैरह चेकिंग करते हैं, वो क्या सीन है? जैसे अपने तो क्या है कि पुलिस चेक करती है, लेकिन वहाँ के ट्रेन स्टेशन के अंदर रोबोट्स घूमते रहते हैं, बैग्स वगैरह खुद ही स्कैन कर लेते हैं, बंदे के पास भी जाते हैं वो रोबोट, देखेंगे आपको, देख के वापस चले जाते हैं। अच्छा भाई, चाइना में आपने रेसिज्म फील किया? नहीं भाई, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन चाइना में आपको बिल्कुल भी रेसिज्म फेस करने को नहीं आइडिया होगा। मतलब कि आप सोच ही नहीं सकते, चाइना के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं। आपसे मेरे को एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं मिला जो मेरे से पैसे मांगे हो जिसने, और लगभग हर कंट्री में कोई ना कोई बंदा तो आपसे पैसे मांग ही लेता है, क्योंकि वो आपको, उनको पता है कि ये टूरिज्म के लिए आया है, इससे ले लेते हैं पैसे। लेकिन किसी ने पैसे नहीं मांगे मेरे को, बल्कि ऑफर की है फ्री में चीज़ें। बहुत जगह क्या होता था कि वहाँ पर अली पे से पेमेंट होती है, कैश वगैरह कम ही चलता है, तो कई बार अली पे चल नहीं रहा होता, वो कहते हैं ले जाओ, फ्री में ही ले जाओ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने ऑब्जर्व किया है 1 महीने के अंदर चाइना के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब एक तरीके से रोबोट है। सब लोग, सबको कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कठपुतली को आप ऊपर से कंट्रोल करते हैं ना, उस तरह ऐसा लगता है कि मेरे को चाइना में सब लोगों को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। हाँ, और कंट्रोल मतलब किस तरीके से कि मतलब उनको वही चीज़ें बताई जाती है जो उनके काम की है, कोई फालतू की चीज़ें उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जैसे इंडिया में इतना बायकॉट वगैरह चाइना का चला था ना, कि अपने को खरीदना ही नहीं है चाइनीज़ प्रोडक्ट, अपने चाइनीज़ ऐप भी बैन कर दिए। उन लोगों को पता भी नहीं है कि इंडिया के अंदर चाइनीज़ ऐप बैन है, उनको ये भी नहीं पता है कि अपनी बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है चाइना के साथ, कोई आइडिया ही नहीं है उन लोगों को। तो वहाँ के लोग अपने में मगन रहते हैं क्या? ऐसा सीन है क्या? नहीं, मगन नहीं रहते हैं। जैसे कि यार क्या है कि भाई वहाँ के लोग तो कहा जाता है कि लोनली रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रेंट पे लेते हैं, ऐसा कुछ कल्चर है वहाँ वो पे जापान में है शायद, चाइना में नहीं है। अच्छा, मतलब कि क्या है कि लोनली मुझे नहीं लगा। चाइना के लोग अपने तरीके से है, फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो खुद का माइंड इस्तेमाल नहीं करते। उनको जो सिखाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट बता रही है, वो उसी तरीके से चलते हैं, अपना माइंड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को पता है कि इनको क्या सिखाना है और क्या इनको सीखना चाहिए, अच्छा, वही सिर्फ करते हैं। और वहाँ रिलीजन कौन सा चल रहा है भाई? क्या बुद्धिज्म रिलीजन चलता है वहाँ पर, सब सबसे लोग। ज्यादा? हाँ, सबसे ज़्यादा वही लोग उसी को मानते हैं, लेकिन आज के दिन थोड़ा कम हो रहा है। जैसे सभी कंट्री में लोग रिलीजन को भाई फॉलो। वहाँ के लोग भी मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ मैंने सुना था कि मस्जिद वगैरह में कुछ हुआ था, ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? सुना तो मैंने भी काफ़ी था चाइना जाने से पहले, लेकिन वहाँ पर मैंने देखे यार काफ़ी मुस्लिम लोग नॉर्मली रिएक्ट कर रहे थे उनके साथ। आज के दिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ है। और इंडियंस को लेके कैसे हैं उनकी थिंकिंग वगैरह? भाई इंडियंस के साथ तो इतना खुश होते हैं, आपको ऐसा एक्टर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि सब लोग फोटोज ले रहे हैं आपके साथ, जहाँ भी जा रहे हैं मेरे से WeChat मांग रहे हैं, कह रहे आपका नंबर दो WeChat पे, सब लोग। हाँ, लड़कियां पूछ रही हैं। हाँ, लड़कियां खुद आती है आपके पास, बोलती है कि आपका WeChat दे दो, यू लुक सो हैंडसम। सब लड़कियां ये बोलती है। उनके क्या है कि दाढ़ी नहीं होती है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं, फिर मेरी दाढ़ी टच करके जाते हैं। हाँ। भाई चाइना में कोई ऐसी जगह बताओ जो थोड़ी सी फेमस हो, जहाँ पर आप गए हो, जो मतलब सीनिक हो, या वहाँ की अट्रैक्शंस, या फिर और वहाँ का पार्टी कल्चर कैसा है, कुछ बताओ। चाइना में पार्टी कल्चर नहीं है भाई। लोग वो है ना, पार्टी जो करते हैं वो जैसे बैठते हैं
दारू पी रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, कोई डांस वगैरह का कल्चर नहीं है वहाँ पर, कोई डांस वगैरह नहीं करता है, सिर्फ बैठते हैं दारू पीते हैं, यही पार्टी। दारू पी के तो नाच निकलता ही निकलता यार, वो लोग डांस ही नहीं करते। बिल्कुल ही नहीं करते। और भाई आपा सोचते हैं ना कि इंडियंस इतनी दारू पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज बहुत रज के पीते हैं, रज के और नाचेंगे पीते नहीं। हैं। नहीं बिल्कुल भी तो निकालते कहाँ फिर? मतलब वहाँ बीजिंग वगैरह में तो क्लबिंग होगी जो बड़ी सिटीज हैं। हाँ होगी, पर लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। क्योंकि मेरे को वहां पर एक फ्रांस की लड़की मिली थी शंघाई के अंदर, शंघाई के अंदर वो लड़की पिछले 1.5 साल से वहीं रह रही है। तो वो उसने मेरे को यही बताया कि चाइना के लोग जो है ना मिक्स अप नहीं होते हैं, तो आप पार्टी करने जाओगे किसके साथ? अच्छा, वो अकेली लड़की वहां पर रह रही है, वो इतना लोनली फील कर रही है, उसके पास कोई बंदा ही नहीं है इंग्लिश में बात करने के लिए। 1.5 साल से वो कह रही है कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ किसी के साथ। इसीलिए वो फिर भी रह रही है, हाँ वापस नहीं जा रही। हाँ। और भाई चाइना में वैसे खाने की बात करें तो मोमोज मिलते हैं, जैसे यहाँ पे बड़े फेमस है भाई चाइनीज मोमोज। तो वहाँ पे ऐसा कुछ है कि सही में वहाँ मोमोज कैसे होते हैं वहाँ? डम्पलिंग्स बोल देते हैं उनको, अपने मोमोज बोल देते हैं। चाइना से ही है वैसे, सही बताऊं डम्पलिंग्स उनको बोलते हैं। हाँ मिलते हैं वहां पर, लेकिन चिली बीफ पटेटो वगैरह भी। बीफ हाँ चिली पोटैटोज मेरे को नहीं लगता है कि वो अपने इंडो चाइनीज बना दिया है। वो यही होता, लगाइए वो चिली पटेट की प्लेट। हाँ, वहां पे नहीं होता है ऐसा। अच्छा, और भाई कोई जगह बताओ जहाँ पे टूरिस्ट को जाना ही जाना चाहिए अगर कोई चाइना विजिट कर रहा है तो? सही बताऊं भाई, चाइना के गांव विजिट करो आप, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप मूवी देख रहे हो एक। वो भी एडवांस है अपने आप में, हाँ मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाइज सब टेक्नोलॉजी भाई। वहां पर ना आप बूढ़े को देख लो, यंग को देख लो, आप सोच के देखो यार 12-13 साल का बच्चा स्मार्टफोन रखता है वहां पर, और उससे जो छोटा है ना वो स्मार्ट वॉच रखता है। अच्छा जी। अपने तो टेक्नोलॉजी बहुत लेट है, अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन वहां पर सब चीज वो अपना टेक्नोलॉजी। पुराना कल्चर फॉलो करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि भाई समुराय वगैरह वहीं पे होते हैं। और आपने वो चीज़ देखी कि ट्रेनिंग वगैरह चल रही हो कहीं कि पूरा जैसे पहले जैसे ब्रूस ली टाइप भाई की पूरी ट्रेनिंग चल रही है। वो तिब्बत में होती है। वैसे तिब्बत आज के दिन तो चाइना के अंडर आता है, लेकिन पहले अलग कंट्री हुआ करती थी। वो सारा कल्चर वहीं का है, तिब्बत का ही। अच्छा, चाइना में ऐसा और जगह पे ऐसा नहीं होता है। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। और ट्रैवलिंग तो हमारा भी फेवरेट जॉनरा है, कितनी बात करते रहो कम है। तो मैं जनता से कहूँगा भाई आप हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर चैनल का गोल बटन आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। जितनी भी हमने बात करी उसकी वीडियोस आपको भाई के चैनल पे देखने को मिलेगी। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ प्लान बना रहे हैं उनको ये वीडियो भेज दें। और बस हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन कमेंट करके बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। और बस यार मिलते हैं आपसे, ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर, घूमते फिरते रहो, मज़े करते रहो। आप कुछ कहना चाहते हो भाई जाते जाते? थैंक यू सो मच भाई मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए, मेरे को बड़ा अच्छा लगा आप सबसे बात करके। दैट्स इट। अरे भाई हमको भी मौज आ गई भाई आपसे बात करके। अब जो हमने कहानियां सुनी है मजा आ गया। चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।